नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इस एमपीपीएससी की तैयारी में यूनिट 10 में जो आयोग वाला सेक्शन है उसमें हमने दो आयोग देख चुके हैं, एनएचआरसी और एसएचआरसी। इन दोनों आयोगों से जुड़े हुए प्रश्नों के साथ हम बहुत जल्दी ही आपके पास आएंगे। उसके आगे हम अगर बढ़ें तो हमारे पास इसके तीसरे नंबर पर आता है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग, ये जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये पुणेकर की बुक से पढ़ा रहा हूँ और इस पुणेकर की बुक में जो दिया गया है हम उसे रीड कर रहे हैं। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से समझें ताकि ये जो आयोग हैं इन आयोगों से आने वाले 10 प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकें। ये 10 प्रश्न आपको इसी यूनिट से बनने वाले हैं। आज का जो हमारे को पढ़ना है वो है राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। आयोग की स्थापना। भारत में महिलाओं की स्थिति पर सन 1974 में भारत सरकार के द्वारा एक समिति गठित की गई, जिसमें महिलाओं को सामाजिक आर्थिक विकास को गति देने और शिकायतों के निपटारे को बढ़ावा देने तथा निगरानी कार्यों को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन की सिफारिश की गई थी। और इसके बाद गठित की गई पहली महिला संबंधी समितियों, आयोगों और योजनाओं यानी कि महिलाओं के लिए प्रथम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना 1988 सहित द्वारा भी महिलाओं के लिए इस प्रकार का एक शीर्ष निकाय के गठन की सिफारिश की गई थी। तदनुसार सन 1992 में महिलाओं के हितों एवं अधिकारों के संरक्षण व संवर्धन हेतु महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग एक स्वायत्त वैधानिक न कि संवैधानिक निकाय है और इसका गठन महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 के अधीन किया गया। भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आयोग का नोडल मंत्रालय है। आयोग महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण के लगभग सभी पहलुओं को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल करता है और इसके निर्दिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं कि महिलाओं के लिए संवैधानिक एवं वैधानिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, शिकायतों के समाधान को बढ़ावा देना, महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को परामर्श देना और उपचार एवं वैधानिक उपायों की सिफारिश करना। फिर से बोलता हूँ, मेन है हमारे को उद्देश्य पता होना चाहिए। भाई कोई भी चीज़ शुरू की जा रही है तो क्यों की जा रही है। हम कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो एक किसी उद्देश्य पर करते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग बनाने का कोई उद्देश्य होगा। वो उद्देश्य क्या होगा कि महिलाओं के लिए संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षाएं देना, शिकायतों का समाधान करना, उनकी महिलाओं को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों पर सरकार को परामर्श कर देना और उपचारात्मक वैधानिक उपायों की सिफारिश करना। ये 4 उद्देश्य थे। इसके अकॉर्डिंग महिला आयोग की संरचना हुई। आयोग की बहुस्तरीय निकाय है, मतलब ये जो आयोग है वह बहुस्तरीय निकाय है और इसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और 1 सदस्य सचिव शामिल होंगे। फिर से इसमें एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे और 1 सदस्य सचिव होगा। ठीक है, मतलब ऐसे टोटल 6 के लोगों का ये पूरा का पूरा संरचना होगी। आयोग का अध्यक्ष महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध होगा। 5 सदस्यों का चयन योग्यता व सत्यनिष्ठा के अलावा कानून का विधायन, ट्रेड यूनियनवाद, महिलाओं की रोजगार संभावना बढ़ाने वाले उद्योग या संगठन के प्रबंधन, महिलाओं के गैर सरकारी संगठनों यानी महिला सक्रिय कार्यकर्ताओं सहित प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक कल्याण से जुड़े अनुभवों के आधार पर किया जाता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से जुड़ा एक सदस्य भी आयोग में होना चाहिए। सदस्य सचिव प्रबंधन संगठनात्मक संरचना है या सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ होना चाहिए या केंद्र की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का एक अधिकारी होना चाहिए। अध्यक्ष, सदस्य और सचिव का नामांकन केंद्र सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है और उसके वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें भी केंद्र सरकार द्वारा क्या होती हैं, निर्धारित होती हैं। सदस्यों का कार्यकाल। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षीय होता है, फिर भी वे अपना पद किसी भी समय केंद्र सरकार को अपना त्यागपत्र भेजकर छोड़ सकते हैं और इसके अलावा केंद्र सरकार निम्नलिखित परिस्थितियों में अध्यक्ष या किसी भी सदस्य को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले हटा सकती है। तो कितने समय के लिए कार्यकाल रहेगा भाई? 3 वर्ष के लिए।
यदि उसे दिवालिया घोषित किया गया हो तब हटा सकती है। यदि उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया हो और सजा दी गई हो जो केंद्र सरकार की दृष्टि में नीतिगत कदाचार माना जाए, यदि उसे एक सक्षम अदालत द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया गया है, या फिर यदि वह कार्य करने से मना करता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है, यदि वह आयोग की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता है, यदि वह अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करता है और केंद्र सरकार की दृष्टि में उसका पद पर बने रहना सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक माना जाता है, फिर भी अध्यक्ष या सदस्य तब तक उसके पद से नहीं उसे हटाया जा सकता जब तक कि उसे सुनवाई का एक उचित अवसर ना दिया जाए। आयोग के कार्य। आयोग को एक 14 बिंदुओं का अधिदेश यानी कि कार्य उपलब्ध कराया गया है। क्या है वो? संविधान एवं अन्य कानूनों के अधीन महिलाओं को उपलब्ध कराए गए सुरक्षा उपायों से जुड़े सभी मामलों की जांच एवं परीक्षण करना। इन सुरक्षा उपायों के कार्यचालन के संबंध में केंद्र सरकार को वार्षिक या अन्य अनुकूल समय पर रिपोर्ट प्रेषित करना। केंद्र या किसी राज्य द्वारा महिलाओं की दशा सुधारने के लिए इन सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सिफारिश प्रदान करना। महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान के मौजूदा उपबंधों और अन्य कानूनों की समीक्षा करना तथा इस प्रकार के कानूनों में किसी भी प्रकार की कमी को पूरा करने के लिए संशोधन का सुझाव देना। निम्नलिखित से जुड़े मामलों में शिकायत को देखना और खुद की पहल पर ध्यान देना। पहला, महिलाओं के अधिकारों का बंधन। दूसरा, महिलाओं के संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए बनाए गए कानूनों का गैर क्रियान्वयन तथा समानता और विकास के उद्देश्य की उपलब्धता। महिलाओं की कठिनाइयों को दूर करने हेतु लिए गए नीतिगत निर्णयों और निर्देशन का गैर अनुपालन या महिलाओं के लिए राहत एवं कल्याण सुनिश्चित करना। महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव और उत्पीड़न से पैदा होने वाली विशेष समस्याओं या स्थितियों में विशेष अध्ययनों और जांच के आह्वान करना तथा इन समस्याओं के समाधान हेतु अनुमोदित की गई रणनीतियों के समक्ष आने वाली बाधाओं को पहचान करना। संवर्धनशील और शैक्षिक शोध को हाथ में लेना ताकि सभी क्षेत्रों में महिलाओं के अपेक्षित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित कराने के तरीके सुझाए जा सकें और उनकी उन्नति में बाधक बनने वाले कारकों जैसे कि आवास, मूलभूत सुविधाएं तक पहुंचाने का अभाव तथा उनकी उत्पादकता बांटने, नीरस कार्यों एवं पेशेवर स्वास्थ्य संकटों को घटाने के लिए अपर्याप्त समर्थन सेवाएं एवं तकनीकों को पहचान करना। महिलाओं की सामाजिक आर्थिक विकास की नियोजन प्रक्रिया पर परामर्श देना और उनमें भागीदारी करना। संघ और किसी राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। किसी भी कारागार, पूछताछ गृह, महिलाओं की संस्था या अन्य ऐसे स्थान का निरीक्षण करना जहां महिलाओं को बंदी या अन्य रूप से रखा गया है। किसी भी ऐसे मुकदमे को वित्त उपलब्ध कराना जिसमें महिलाओं के बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाले मुद्दे निहित हैं। महिलाओं से जुड़े किसी भी मामले या महिलाओं के समक्ष आने वाली विभिन्न कठिनाइयों से जुड़े मामलों पर सरकार को समय समय पर रिपोर्ट तैयार करना और केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए किसी भी मामले को देखना, यह उनका कार्य है। आयोग की रिपोर्ट। आयोग केंद्र सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट भेजता है। यह आवश्यक समझे जाने पर बीच के समय में भी अपना रिपोर्ट भेज सकता है। केंद्र सरकार इस प्रकार की सभी रिपोर्ट को आयोग की सिफारिश पर की गई कार्यवाही के लिए एक स्मरण पत्र के साथ संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष रखती है और यह स्मरण पत्र में ऐसी किसी भी सिफारिश को अस्वीकार करने के कारण का उल्लेख भी आवश्यक होता है। यदि ऐसी कोई भी रिपोर्ट किसी भी राज्य सरकार से जुड़े मामलों से संबंधित है तो आयोग इस रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि संबंधित राज्य सरकार को अग्रेसित करता है और राज्य सरकार इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष एक स्मरण पत्र के रूप में रखती है। इस स्मरण पत्र में आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही का विश्लेषण होता है और ऐसी किसी भी सिफारिश को अस्वीकार करने के कारणों का उल्लेख भी होता है। आयोग की शक्तियां क्या हैं? आयोग अपने द्वारा समय समय पर हाथ में लिए गए विशेष मामलों को निपटाने के लिए आवश्यकता अनुसार समितियों की नियुक्ति कर सकता है। आयोग को ऐसी किसी भी समिति के सदस्य के रूप में आयोग से बाहर के व्यक्तियों को भी नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त होती है और ऐसे बाहरी सदस्य समितियों की बैठक में भाग भी ले सकेंगे किंतु उसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। आयोग अपनी प्रतिक्रियाएं खुद विनियमित करता है और अपनी समिति की प्रक्रियाओं को भी निर्धारित करता है और किसी भी शिकायत की जाँच पड़ताल या किसी
किसी भी मामले की जांच करते समय आयोग को एक सिविल अदालत की सभी शक्तियां क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। विशेषता निम्नलिखित मामलों में कौन कौन से, भारत के किसी भी भाग में से किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और उसको शपथ के आधार पर परीक्षण करना, किसी भी दस्तावेज की खोज और उत्पादन की मांग कराना, केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य मुद्दे को निपटाना, गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण हेतु समन यानी जारी करना और किसी भी अदालत या कार्यों के लिए किसी सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना। तो ये उसके क्या है, आयोग के कार्य हो गए, है ना। आयोग के छठवां क्या है, केंद्र सरकार को महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी मुख्य नीतिगत मामलों के आयोग का परामर्श करना। अब आते हैं आयोग का कार्यचालन। आयोग मौखिक या लिखित रूप से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करता है और यह महिलाओं से जुड़े मामलों में खुद की पहल या कार्रवाई भी करता है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को विभिन्न श्रेणियों से जुड़ी शिकायतों आयोग द्वारा प्राप्त की जाती हैं, जैसे कि घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, दहेज, शारीरिक यातना, हत्या, अपहरण, NRI विवाहों के विरुद्ध शिकायतों, बलात्कार, अभित्यजन, द्विविवाह, पुलिस उत्पीड़न, क्रूरता, पति द्वारा क्रूरता, अधिकारों का वचन, लैंगिक भेदभाव, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न इत्यादि। पुलिस की उदासीनता से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए पुलिस प्राधिकारियों के पास भेजा जाता है और इन मुकदमों पर निगरानी रखी जाती है। पारिवारिक विवादों को परामर्श या समझौते के माध्यम से हल किया जाता है। कार्यवाही को तेज गति देने के लिए विभिन्न राज्य प्राधिकारियों को आंकड़ा उपलब्ध कराया जाता है। यौन उत्पीड़न की शिकायतों के बारे में संबंधित संगठनों को त्वरित कार्रवाई यौन उत्पीड़न की शिकायतों के बारे में संबंधित संगठनों को त्वरित कार्यवाही और मुकदमे को तेजी से निपटाने के लिए प्रेरित किया जाता है और निपटाने की पर निगरानी रखी जाती है। गंभीर अपराधों के लिए आयोग एक जांच समिति गठित करता है जो कि हिंसा और उत्पीड़न के शिकारी लोगों को त्वरित राहत उपलब्ध कराती है। मध्य प्रदेश महिला आयोग। मध्य प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं के हितों की देखभाल व उनका संरक्षण करने और महिलाओं के प्रति भेदभाव मूलक व्यवस्था, स्थिति और प्रावधानों को समाप्त करने हेतु पहल कर उनकी गरिमा व सम्मान सुनिश्चित कराने, हर क्षेत्र में उन्हें विकास के अवसर दिलाने, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार एवं अपराधों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। राज्य महिला आयोग महिलाओं के मित्र, शिक्षक, शुभचिंतक और संकल्पशील परामर्शदाताओं के रूप में कार्य करते हैं और यह आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसे सिविल अदालत से अधिकार प्राप्त है। इन आयोग को सतर्क जांचकर्ता, परीक्षणकर्ता और प्रेक्षक की हैसियत प्राप्त है और आयोग ऐसा अधिकार पूर्ण निकाय है जिसकी सिफारिशें सरकार भी अनदेखा नहीं कर सकती। यह आयोग 7 सदस्यीय है, 6 सदस्य अशासकीय एवं 1 सदस्य शासकीय होता है। राज्य सरकार ने अशासकीयों में से अध्यक्ष को मंत्री तथा अन्य सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रथम गठन राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23 मार्च 1998 को मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 क्रमांक 20 सन 1996 की धारा 2 के तहत किया गया है। संरचना में आयोग की संरचना, अध्यक्ष 1 अध्यक्ष होगा, अशासकीय सदस्य 5 होंगे और सदस्य सचिव 1 होगा। ऐसे मिलाकर टोटल 7 लोग होंगे। आयोग की अध्यक्षता एवं सभी अशासकीय सदस्य विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कि सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, चिकित्सा विधि से राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आयोग की रणनीतियां। अपने अधिविदेश को ध्यान रखते हुए आयोग ने महिलाओं के दर्जे और महिलाओं के विकास के लिए मुख्य रणनीतियां तैयार की। कौशल निर्माण के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण और लाभपूर्ण रोजगार तक पहुंच सुनिश्चित करना, सभी मंचों पर समानता पूर्वक प्रतिनिधित्व के लिए जागरूकता, प्रशिक्षण, सामूहिकरण का माध्यम से राजनीतिक सशक्ति करना, वंचित महिलाओं की दशा में सुधार करना और वंचित महिलाओं में शामिल हैं जैसे शारीरिक रूप से विकलांग महिलाएं, जिनमें मानसिक रूप से प्रभावित और दृष्टिहीन महिलाएं मुख्य रूप से शामिल हैं, सामाजिक रूप से चुनौतियों का सामना करने वाली महिलाएं जिन्हें मुस्लिम महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाएं, विधवाएं और वैश्याएं आदि शामिल हैं। वैधानिक सुधार एवं संवेदी क्रियान्वयन के माध्यम से घर के भीतर या बाहर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और हिंसा की रोकथाम करना, वैधानिक और सामाजिक प्रतिबंधों के माध्यम से मीडिया में महिलाओं के अशिष्ट प्रदर्शन पर रोक लगाना।
आयोग को प्राप्त सिविल अदालत की शक्तियां किसी व्यक्ति को समन किया जाकर उसे हाजिर कराना और शपथ कर उसका परीक्षण करना, किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और उसे पेश किए जाने की उपेक्षा करना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना और साक्ष्यों व दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना, किसी भी न्यायालय या कार्यालय में से किसी लोक अभिलेख या उसके प्रति अध्यापेक्षा करना। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों की सूची। सबसे पहले नंबर पर हैं जयंती पटनायक, जो कि 3/2/1992 से 30/1/1995 तक इनका कार्यकाल था। फिर आई मोहनीगिरी, जो कि 12/7/1995 से 20/7/1998 तक इनका कार्यकाल था। विभा पाथरासारी, जो 18/1/1999 से 17/1/2002। पूर्णिमा आडवाणी 25/1/2002 से 24/1/2005। गिरिजा व्यास 10/2/2005 से 15/2/2008। गिरिजा व्यास फिर से आई, जो कि 15/2/2008 से लेके 18/4/2011 तक थी। फिर आई ममता शर्मा, जो 2/8/2014 से 1/8/2014 तक थी। फिर आई ललिता कुमार मंगलम, जो 29/9/2014 से 28/8/2017 तक थी। इसके बाद आती हैं रेखा शर्मा, जो कि 7/8/2018 से वर्तमान में कार्यरत हैं। तो अभी जो कार्यकारी रूप से अध्यक्ष हैं वो है रेखा शर्मा, जिनका कार्य जो है वो 7/8/2018 से वर्तमान में कार्यरत हैं। महिलाओं का अधिकार। महिलाओं के उपलब्ध अधिकारों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, एक तो संवैधानिक और दूसरा वैधानिक। संवैधानिक अधिकार वे होते हैं जो संविधान के विभिन्न प्रावधानों में उपलब्ध कराए होते हैं, और दूसरी वे वैधानिक अधिकार होते हैं, और वे होते हैं जो कि संसद या राज्य विधानमंडलों के विभिन्न कानूनों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। संवैधानिक अधिकार। राज्य किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ऐसा अनुच्छेद 15 कहता है। राज्य को महिलाओं के लिए विशेष उपबंध बनाने की शक्ति है। दूसरे शब्दों में यह प्रावधान राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने की शक्ति देता है, जैसे कि यह अनुच्छेद 15(3) में उल्लेखित है। किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर राज्य के अधीन कोई पद पाने या कोई रोजगार प्राप्त करने के संबंध भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 16(2). मानवों के अवैध तस्करी और बालात श्रम का निषेध किया गया, जो कि अनुच्छेद 23(1) में है। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह महिलाओं की गरिमा को चोट पहुंचाने वाले व्यवहारों की निंदा करे, अनुच्छेद 51(a)(e). राज्य कार्य की मानवीय दशाओं और न्याय को सुनिश्चित करने तथा मातृत्व अवकाश के लिए प्रावधान करेगा, अनुच्छेद 42। जीविका के पर्याप्त साधनों के लिए राज्य महिला और पुरुषों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करेगा, अनुच्छेद 39(d). राज्य वह सुनिश्चित करे कि महिला श्रमिकों की क्षमता स्वास्थ्य को हानि न पहुंचे तथा उनकी क्षमता के गैर अनुकूल व्यवसायों में प्रवेश के लिए आर्थिक आवश्यकता के द्वारा बाध्य न किया जाए, अनुच्छेद 39(e). प्रत्येक पंचायत के प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, अनुच्छेद 243(d)(3). उसके बाद आते हैं प्रत्येक स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष पदों की कुल संख्या का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, अनुच्छेद 243(d)(4). प्रत्येक नगर निकायों के प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों का 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, अनुच्छेद 243(t)(3). प्रत्येक नगर निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षित अध्यक्ष पद राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए गए तरीकों से निर्धारित होगा, अनुच्छेद 243(t)(4). आगे आते हैं वैधानिक अधिकार। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005, सती आचरण निवारक अधिनियम 1987, महिलाओं का अशिष्ट प्रदर्शन प्रतिषेध अधिनियम 1986, अनैतिक व्यापार यानी कि निरोधक अधिनियम 1956, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 और मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 जो है वो आता है। फिर आते हैं आगे पारिवारिक अदालत अधिनियम 1984, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। महिला आयोग एक दृष्टि में तो यह एक सांविधिक और सलाहकारी संस्था है और इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत हुई। इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करना है। आयोग के
के कार्य, महिलाओं के संवैधानिक और वैधानिक रक्षा उपायों का पुनरावलोकन करना, महिलाओं के संबंध में वैधानिक उपायों की सलाह देना, महिलाओं के संबंध में कल्याणकारी योजनाओं की सिफारिश हेतु एक मंच प्रदान करना और इस क्षेत्र में कार्यरत सभी संगठनों को प्रोत्साहित करना, महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों की शिकायत को सुनना और उनका निवारण करना। कुल आयोग की संरचना, कुल सदस्य हुए 7, अध्यक्ष 1, 5 सदस्य, 1 सचिव जो कि IAS अधिकारी होंगे। सदस्यों में जो होंगे 1 सदस्य अनुसूचित जाति का, 1 अनुसूचित जनजाति का और 3 सदस्य अन्य होंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग, भारतीय संविधान भारत के लोगों को समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के साथ साथ विचार अभिव्यक्ति जैसी स्वतंत्रता प्रदान करने की घोषणा करता है और इस संदर्भ में समाज में नारी शक्ति के महत्व को स्वीकारते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। महिला आयोग के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 भारत सरकार की 1990 की अधिनियम संख्या 20 के अंतर्गत जनवरी 1992 में वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित की गई। प्रकृति सांविधिक एवं सलाहकारी आयोग की स्थापना के निम्न कारण थे। 1, महिलाओं के पक्ष में विधायी उपचार संबंधी कानूनों की सिफारिश की जा सके और 2, सरकार को महिलाओं के हितों को प्रभावित करने वाले सभी नीतियों से संबंधित परामर्श दिया जा सके। संगठन एवं संरचना, 1 अध्यक्ष, 5 सदस्य सचिव और सदस्य सचिव, कुल मिलाकर 7 सचिवों को मिलाकर जो है वो सदस्य होंगे। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत की जाएगी। सदस्यों में कम से कम 1 अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होगा और इनका कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष का होगा। संगठन एवं संरचना, कुल सदस्य 7, अध्यक्ष 1, सचिव और अन्य सदस्य 5, सदस्य में 2 सदस्य SC और ST के होंगे और 3 अन्य होंगे। आयोग की शक्ति एवं कार्य, आयोग के कार्यों का विवरण राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में किया गया है जो कि इस प्रकार है। संविधान व कानूनों के अंतर्गत महिलाओं के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना, केंद्र सरकार को उन सुरक्षा उपायों के कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु संघ और राज्यों को सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित सिफारिश करना, महिलाओं को प्रभावित करने से संबंधित संविधान के वर्तमान प्रावधानों और अन्य कानूनों में संशोधन संबंधी सिफारिश करना, महिला अत्याचार संबंधी शिकायतों को उचित अधिकारियों से समक्ष रखना, महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले अत्याचारों एवं भेदभाव संबंधी अध्ययन करना, महिलाओं की प्रगति हेतु मूल्यांकन करना, महिलाओं से संबंधित बंदी गृह, सुधार गृह, छात्रावासों का निरीक्षण करना और उसको सुधारों की सिफारिश करना, महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु केंद्र सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष प्रमुख समस्याएं क्या हैं? तो आयोग की प्रकृति जो है वो सलाहकारी है, इसलिए इनकी सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आयोग के समक्ष कार्यकारी शक्तियों का अभाव इसे कार्य करने में सक्षम नहीं बनाता है। आयोग का प्रशासनिक ढांचा कमजोर और सुस्पष्ट नहीं है। आयोग को प्राप्त शिकायतें संबंधी अधिकारियों को भेजी जाती हैं लेकिन उन पर त्वरित ध्यान नहीं दिया जाता है। आयोग के समक्ष झूठी शिकायतें भी आती हैं जिससे अनावश्यक संसाधन नष्ट होता है। सामान्य में अशिक्षा एवं सूचना की कमी भी इसके लिए सबसे बड़ी समस्या बनता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के मुख्य तथ्य, यह एक सांविधिक और सलाहकारी संस्था है। इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई। अधिनियम राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 और उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण करना है। तो जो मेन याद रखना है, इतनी बात तो आपको याद ही रखनी है, इसे रट लीजिए कि मुख्य तथ्य क्या है। यह एक सांविधिक और सलाहकारी संस्था है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक और सलाहकारी संस्था है, ये याद रखना है आपको। राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है? एक सांविधिक सलाहकारी संस्था है और इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई। अधिनियम जो है वो है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 और उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करना है। उद्देश्य क्या है? महिलाओं के संवैधानिक और वैधानिक रक्षा उपायों का पुनरावलोकन करना, महिलाओं के संबंध में वैधानिक उपायों की सलाह देना, महिलाओं के संबंध में कल्याणकारी योजनाओं की सिफारिश हेतु एक मंच देना, इस क्षेत्र में कार्यरत सभी संगठनों को प्रोत्साहित करना, महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों की शिकायतों को सुनना और उनका निवारण करना। संरचना क्या कहती है? कुल सदस्य होंगे 7, अध्यक्ष 5 सदस्य और 1 सचिव, 2 सदस्य SC ST के होंगे, 3 सदस्य अन्य होंगे। इसके अलावा
प्रथम अध्यक्ष जो थे वो हैं जयंती पटनायक, वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा, 9वीं अध्यक्ष हैं ये। कार्यकाल जो है अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होगी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। योग्यता आयोग के सदस्यों के पास उद्यमिता, प्रबंधन, महिलाओं के स्वैच्छिक संस्था प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं समाज कल्याण का अनुभव होना चाहिए। पद से निष्कासन, निष्कासन की प्रक्रिया निम्न कारणों से हो सकती है: बंदा दिवालिया हो जाए, कार्य करने में असमर्थ हो जाए, किसी अपराध के कारण कारावास से दंडित हो जाए, पद के दुरुपयोग कर रहा हो, आयोग से बिना इजाजत के लगातार 3 अधिवेशन में अनुपस्थित हो। और मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना गठन 23 मार्च 1998 को हुआ था और आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट किसको देता है? केंद्र सरकार को। महिला आयोग से संबंधित भारतीय संविधान में अधिकार: अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता के लिए उपबंध, अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर को बढ़ाने हेतु प्रबंध, अनुच्छेद 51 का ऐसी प्रथाओं का त्याग जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, अनुच्छेद 243 स्थानीय निकायों में महिलाओं की 1/3 आरक्षण और अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार। तो ये थे हमारे आज के राज्य महिला आयोग का या राष्ट्रीय महिला आयोग का जो पूरा क्रम था वो मैंने आपको समझाया। इसके प्रश्नों को मैं अलग से आपको बताऊंगा ताकि हम उस पर एक प्रॉपर डिस्कशन कर सकें। मेरा जो पढ़ाने का उद्देश्य है वो एक नॉर्मल स्टडी का लेकर है। हम जो आपको बता रहे हैं उसे एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, थोड़ा सा इसे समझिए ताकि जब हम इसे डिस्कशन करें तो उस डिस्कशन में आपका और हमारे साथ जो तालमेल है वो ऑलमोस्ट बेहतर और एक जैसा जाए। तो हम अच्छे नए तरीके से इन चीज़ों को करते चलें ताकि हमारा कार्य जो है वो सफलता की ओर बढ़ता चले। तो आज हमारे राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग समाप्त होते हैं। इनकी तैयारी आप करके रखिए ताकि हमारा डिस्कशन मानव अधिकार का और महिला आयोग का दोनों का हम जो है अलग अलग करेंगे और जल्द ही इस चीज़ को लेकर आएंगे। किसी भी बात को लेकर अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमें मेल के माध्यम से या फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम आपके द्वारा किए गए सपोर्ट से अपने आप को ग्रूम कर सकें और आपके साथ मिलकर अच्छे और आगे की ओर अग्रसर हो सकें। अच्छी जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।